हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो उसका मेन डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या बताया गया है। यानी यूएन चार्टर के अंदर जो प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो ह्यूमन राइट्स के बारे में हमें क्या बताते हैं। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आपने लाजमी तैयार करना है। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखें, जो यूएन चार्टर है, जो 1945 के अंदर साइन किया गया था, बनाया गया था, ये यूनाइटेड नेशन का एक बुनियादी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन क्यों बनाया गया है, किस मकसद के लिए बनाया गया है। ठीक है जी। तो इस डॉक्यूमेंट को जब हम पढ़ते हैं ना, तो कहीं पे उन्होंने अलग से खुसूसी तौर पे कोई ह्यूमन राइट्स की अलग से कोई कैटेगरीज या नहीं लिखी हुई। यानी हमें अलग से कोई ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्होंने नहीं बताया। लेकिन उसकी जो आर्टिकल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, जब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें कहीं न कहीं ह्यूमन राइट्स की बात नज़र आती है। बहुत सारी प्रोविजंस हैं जो ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन की बात करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। लेकिन खुसूसी तौर पे अलग से कोई चैप्टर या आर्टिकल्स नहीं हैं जिसमें लिखा हो जी ये ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल्स हैं। उसके लिए उन्होंने फिर बाद में एक डॉक्यूमेंट बनाया था जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है 1948 के अंदर। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप पहले जहन में क्लियर कर लें कि भाई यूएनए चार्टर के अंदर खुसूसी तौर पे अलग से एहतमाम के साथ यूनाइट ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते। लेकिन उसकी जो प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो अपने अपने तरीके से ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उसकी प्रमोशन की बात करते हैं। तो अब वही जो प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स के बारे में हमें बताती हैं यूनाइटेड नेशन के, हम उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जनाब, सबसे पहले तो ये देखेंगे यूएन चार्टर कब बनाया गया है। जनाब, 26 जून 1945 को इसको साइन किया गया था। एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस के एंड के ऊपर इन्होंने ये बनाया कि जी अब एक इंटरनेशनल इदारा बनाया जा रहा है जिसका नाम है यूएन। ठीक है, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें इन्होंने लगा दी। और फिर जनाब 24 अक्टूबर 1945 को इसको रेटिफाई किया गया, यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने इसको अप्रूव किया, इसको ओके किया। और यही वही दिन है जिस दिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया, यानी 24 अक्टूबर 1945 से ये एक्टिव है, ये फोर्स में है। ठीक है जी। और इसी दिन को फिर यूनाइटेड नेशंस डे के तौर पे भी मनाया जाता है। तो ये तो मैंने ज़रा थोड़ा सा आपको बता दिया कि यूएन चार्टर एक्चुअली है क्या। ठीक है जी। एक्चुअली इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये यूनाइटेड नेशन का एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड नेशन का एक किस्म का आइन है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन का क्या किरदार है, इसका क्या पर्पज़ है, इसके क्या बुनियादी असूल हैं, ये क्यों बनाया गया है, किस काम के लिए बनाई गई ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको इस यूएन चार्टर के अंदर मिलेंगी। तो जनाब, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर 111 आर्टिकल्स हैं और 19 चैप्टर्स हैं, और इसका एक अलग से प्रियम्बल है, यानी इंट्रोडक्शन भी है। इसके अलावा एक सवाल ये भी पूछा जाता है, बल्कि बात की जाती है कि क्या ये बाइंडिंग है। हाँ जी, ये बाइंडिंग है। जितने कंट्रीज़ ने इसको साइन किया हुआ है, रेटिफाई किया हुआ है, यानी 193 मेंबर्स अब तक, ये उन सब के ऊपर बाइंडिंग है। ठीक है। क्योंकि इस यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 है ना, अगर आप वो देखें तो उसमें वो लिखा हुआ है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, उन्होंने जिसने इस यूनाइटेड नेशन को वो मानते हैं, इसके मेंबर्स हैं, उनको कहा गया है कि जी आपने वादा करना है और फॉलो करना है इस चार्टर को, यानी इस यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर जो जो चीज़ें लिखी गई हैं, आपने उनको दिल से और इज़्ज़त से और नियतन इसके ऊपर फॉलो करना है, एक ये। और आर्टिकल 103 के अंदर ये लिखा गया है कि जनाब हुकुम किसी भी कंट्री ने कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना जो यूएन चार्टर के ख़िलाफ़ हो। यानी अगर आपने कोई एक ऐसा काम किया है, ऐसा कोई कानून बनाया है, एग्रीमेंट किया है, तो जनाब वहाँ पे फिर जो यूएन चार्टर के अगेंस्ट है, तो वहाँ पे यूएन चार्टर को फॉलो किया जाएगा, उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि भाईजान, जिन जिन कंट्रीज़ ने यूनाइटेड नेशन के इस चार्टर को साइन किया हुआ है, रेटिफाई किया हुआ है, उनके ऊपर ये डॉक्यूमेंट, ये यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चार्टर है, वो बाइंडिंग है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स की कौन सी प्रोविजंस जो है ना यूएन चार्टर के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले भाई प्रियम्बल। आप यूएन चार्टर का प्रियम्बल देखेंगे ना, तो उसके अंदर तो उठते यही बात कहता है कि जी हम ह्यूमन राइट्स के अंदर बिलीव रखते हैं। ठीक है। इंसान ह्यूमन राइट्स जो हैं ये एक फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी इंसानों की जो डिग्निटी है, उनकी जो वर्थ है, और उनको हम इज़्ज़त से देखते हैं, मर्द और औरत बराबर हैं। ठीक है। और जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इसको रिस्पेक्ट दें। तो प्रियम्बल के अंदर ही उन्होंने जनाब ह्यूमन राइट्स की बात की है। यानी कि यूनाइटेड नेशन बताती है कि भाई मेरा मकसद ही यही है कि मैंने लोगों के जो इंसानी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। ठीक है जी। तो एक तो ये प्रियम्बल के अंदर ज़िक्र है ह्यूमन राइट्स का।
उसके बाद जनाब आर्टिकल 1 के अंदर ज़िक्र है कि यूनाइटेड नेशन कहती है कि मेरा जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि भाई दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए, और दूसरा ये कि जो इंसानी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लोगों के जो राइट्स हैं, उनकी जो फ्रीडम्स हैं, उनको उनको इज़्ज़त दी जाए, उनको फ़ॉलो किया, यानी कि आपके जो भी हकूक़ हैं, आपको जो भी फ्रीडम मिली है बीइंग अ ह्यूमन, उसको प्रोटेक्ट करना। यानी यही किसका मकसद है? यूनाइटेड नेशन का। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 1 के अंदर। उसके बाद आर्टिकल 8 के अंदर लिखा हुआ है कि जनाब यूनाइटेड नेशन का एक काम ये भी है कि पूरी दुनिया के अंदर जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट करना, यानी कि मर्द और औरत बराबर हैं, जॉब्स के हवाले से, सोशल स्टेटस के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, इकोनॉमिक फील्ड के अंदर, हर फील्ड में वो कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये जेंडर इक्वालिटी भी एक्चुअली ह्यूमन राइट्स का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो आर्टिकल 8 के अंदर भी हमें ह्यूमन राइट्स की बात नज़र आती है। इसके अलावा आर्टिकल 13, इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि जो जनरल असेंबली बनाई गई थी ना, तो उसका जो बुनियादी फंक्शन भी यही उन्होंने रखा कि जनाब वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट सपोर्ट करेगी, ठीक है। इसके अलावा सबको तहफ़्फ़ुज़ दी जाएगा, सबको फ्रीडम दी जाएगी, चाहे उनकी नस्ल क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका मज़हब क्या है, वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, सब के लिए जनरल असेंबली ने जो है ना बिला तफ़रीक़ काम करना है। इसके अलावा आर्टिकल 55 ये बड़ा अहम है, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन का बुनियादी काम पता है क्या है? कि भाई लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको बेहतर करना। लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि उनको एजुकेशन, उनको हेल्थ, साफ़ पानी ये वगैरह, तो ये सारे हमारे बुनियादी हकूक़ हैं। इसके अलावा उनके लिए जॉब्स क्रिएट किए जाएँ, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड दुनिया के जितने भी प्रॉब्लम, दुनिया के जितने भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको प्रमोट किया जाए, जो फ्रीडम है, लोगों को जो आज़ादी दी गई है उसको प्रमोट किया जाए। यानी और भले फिर उनकी वो किस मुल्क में रहते हैं, उनका रेस क्या है, उनकी जेंडर क्या है, लैंग्वेज क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आर्टिकल 55 भी प्रमोशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करता है, और अच्छी ज़िंदगी, अच्छी यानी कि लिविंग स्टाइल की बात करता है। तो ये भी यहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स का ज़िक्र किया गया है। उसके बाद है जनाब आर्टिकल 56, इसमें ये कहा गया है कि भाई जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, यानी यूनाइटेड नेशन कहता है कि भाई जितने भी मेरे मेंबर स्टेट्स हैं उनसे ये वादा लेता है, प्लेज लेता है कि भाईजान आपने जॉइंटली या सेपरेटली ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना है। यानी उनका बुनियादी मकसद यही है कि भाई अपने मुल्कों के, अपने जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं अपने मुल्क के अंदर, और या मिल के या डिफरेंट कंट्री या सेपरेटली आपने ह्यूमन राइट्स के बारे में काम करना है, ताकि लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं या जो उनके इंसानी हकूक़ हैं वो उनको मिलें। इसके अलावा आर्टिकल 62 के अंदर लिखा गया है कि जनाब एक रिकमेंडेशन दी गई है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बनाई जाएगी, और वो प्रमोट करेगी यानी कि ह्यूमन राइट्स को वो ऑब्ज़र्व करेगी कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर किस तरह काम किया जाए, कौन सी कमी पेशियाँ हैं। यानी जो भी इकोनॉमिक एंड सोशल जो सोशल आपके राइट्स हैं ना उसके लिए उन्होंने एक इदारा भी बना दिया है। इसके अलावा आर्टिकल 68 के अंदर उन्होंने ये कहा है कि जनाब कि इससे जो ये जो सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल है इसको कहा गया है कि जी आप एक कमीशन बनाएं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करे। तो जनाब फिर एक कमीशन भी बनाया गया है जिसको आजकल ह्यूमन राइट्स काउंसिल कहा जाता है, यानी 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये जो HRC है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसका बुनियादी काम यही है कि ये रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, कहीं पे भी वायलेशन होती है, ठीक है ना, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो ये अपनी रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 76 है, इसके अंदर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप सिस्टम है उसके अंदर भी इन्होंने कहा है कि आपका बुनियादी मकसद ये है कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल जो फ्रीडम्स हैं उनको प्रमोट करना है, उनको इनक्रेज करना है। यानी जितने भी ट्रस्टी टेरिटरीज़ हैं, जहाँ पे भी इनकी हुकूमत होगी, जहाँ पे भी ये मामला अपने करेंगे, तो वहाँ पे उन्होंने ह्यूमन राइट्स को नज़र में रख के ही काम करना है ताकि ह्यूमन राइट्स को फ़रोग़ दिया जाए, उनको प्रोमोट किया जाए। सो दोस्तों ये थे बुनियादी वो आर्टिकल्स या वो प्रोविजंस यूनाइटेड नेशन के चार्टर के जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। इसको अगर मज़ीद यूँ देखें तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके अंदर जो की फ़ीचर्स हैं ह्यूमन राइट्स की वो मैं आपको वैसे अलग तरीके से भी बताता हूँ। भाई सबसे पहले तो ये जो चार्टर है ये ज़्यादा फोकस देता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। वो कहता है कि यार हमने इंसानों के अंदर कोई तफरीक, कोई फ़र्क नहीं करना, चाहे वो किसी भी मज़हब से है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, उसकी नस्ल क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका जेंडर क्या है, एक ये। दूसरा फिर उन्होंने क्या किया है, कुछ जो है ना इंस्ट्रूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं जैसे यूनिवर्सल
डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स के कवेनेंट हैं जो मैं आपको पहले पॉलिटिकल और सोशल और सिविल राइट्स के मतलब जो बनाए गए हैं, ख़वातीन के हवाले से जो बनाए गए हैं, बच्चों के हवाले से जो बनाए गए हैं, डिफरेंट किस्म के उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स या कवानीन या डिक्लेरेशंस ये जो वगैरह बनाए गए। तो यानी यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, एक तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन बनाए हैं, कवेनेंट बनाए हैं, डॉक्यूमेंट बनाए हैं सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स के हवाले से। इसके अलावा वो मेंबर्स कंट्रीज़ को ये कहते हैं आर्टिकल 55 और 56 में कि भाई आपने कलेक्टिव या इंडिविजुअल, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ह्यूमन राइट्स को फ़रोग देना है, आपने ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना है, उसकी वायलेशन नहीं करनी। यानी यूनाइटेड नेशन आर्टिकल 55 और 56 के अंदर ये हमें पाबंद करता है किसी भी मुल्क को कि भैया आपने ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना है, अपने मुल्क में अपने शहरियों के खिलाफ उनकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करनी, बल्कि उनको ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करने हैं, उनको जो फ्रीडम है, उनके जो राइट्स हैं, जो हकूक़ हैं, वो प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा जनाब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की भी बात की है। जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन का जो इदारा है उसका भी बुनियादी काम यही है। इसके अलावा ये जो सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल है, इसके अलावा जो कमीशंस बनाए गए हैं, ये सब ह्यूमन राइट्स को मॉनिटर भी करते हैं और प्रमोट करने की भी बात करते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो ये भी एक अहम टॉपिक है ह्यूमन राइट्स लॉ का, इसको लाजमी तैयार करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।